चलिए फिर से आ गए हम। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज आदिकाल का अंतिम भाग जो कुछ भी बचा है आज हम वो पढ़ने वाले हैं। और तो बचा क्या है, सारा कुछ तो हो ही गया। बस आज का जो टॉपिक है वो है हिंदी साहित्य का आदिकाल और उसके महत्वपूर्ण कथन और काव्य पंक्तियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कथनों से सबसे पहले बात करेंगे। महत्वपूर्ण कथन, तो सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण कथन जो हैं हमारी प्रवेश परीक्षा के लिए वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए सर्वाधिक संख्या में भी वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। और ये जो मैंने लिखा है ना प्रकरण 1 और ये आगे सब जो भी प्रकरण मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है रामचंद्र शुक्ल के किताब वो जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उससे। और कभी कभी ये भी प्रश्न आ जाता है कि ये जो कथन है वो किस प्रकरण से आया है, तो इसलिए मैंने ये डिटेल भी लिख दी है कि कौन सा कथन किस प्रकरण से आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कथन क्या है? प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। ये किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा प्रकरण 1 में। आप ये पहले दिन ही पढ़ चुके हैं, जिस दिन हमने क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हिंदी साहित्य के इतिहास की जो आदिकाल की समरी पढ़ी थी तो पहले दिन ये पढ़ा था। तो जो चीज़ें बार बार आ रही हैं उन्हें ज़रूर याद रखिएगा। हो गया पहला। दूसरा देखते हैं। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। ठीक है, तो ये भी किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने, प्रकरण 1 के अंतर्गत। ये भी याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। फिर आगे देख लेते हैं। अगला है आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्षों के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। ये भी रामचंद्र शुक्ल लिखा है। और प्रकरण 1 में जैसा हमने बात करी थी पहले ही वीडियो में, मैंने बताया था आपको कि क्यों उन्होंने आदिकाल को कहा है अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का काव्य भी क्यों कहा है, और वीर गाथा काल उन्होंने नाम इसको क्यों दिया, तो उसके बारे में है। अगला देखते हैं। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। तो कुछ मैंने ये कुछ कथन हैं वो कभी नहीं आए लेकिन आ सकते हैं, और कुछ कथन नेट में पूछे गए हैं, जेएनयू में भी पूछे गए हैं, तो वो भी हैं। तो ये सारे आपको कम से कम पढ़ लेने हैं, 2-3 बार तो सुन ही लेना है। तो ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, प्रकरण 1 से आया है। अगला देख लेते हैं। जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। ये कथन भी है और कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे ये भी ध्यान से देख लीजिएगा, ये प्रकरण 2 के अंतर्गत है, प्रकरण 1 के अंतर्गत नहीं। सारा आगे मैंने लिख दिया है प्रकरण कौन 1 में है कौन 2 में। चलिए आगे देखते हैं। अब ये है अपभ्रंश नाम पहले पहल बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। तो ये भी आपका कॉन्सेप्ट भी है, कथन भी है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया है, प्रकरण 2 में वर्णित है। अगला देख लेते हैं। वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई। इसे आनंद स्वरूप ईश्वरत्व ही समझिए। वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई। इसे आनंद स्वरूप ईश्वरत्व ही समझिए। ये भी इम्पोर्टेंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है और प्रकरण 2 में है। प्रकरण 2 क्या था, याद करिए क्या था। चलिए आगे देखते हैं। निर्वाण के 3 अवयव ठहराए गए हैं, शून्य, विज्ञान और महासुख। निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया। ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, प्रकरण 2 के अंतर्गत आता है। ये भी पढ़ लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला, वज्रयान में महासुख वह दशा बतलाई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जैसे नमक पानी में। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगनद्ध यानी स्त्री पुरुष का आलिंगनबद्ध जोड़ा, इसकी भावना की गई। ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, प्रकरण 2 में है। आगे देख लेते हैं।
कैसा ये शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुह और रहस्य के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है, वज्रयान इसका प्रमाण है। गुह का अर्थ क्या होता है, पता है आपको? कमेंट में लिखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, प्रकरण 2 के अंतर्गत आता है। अगला देखते हैं। गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। यह भी इंपॉर्टेंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है, प्रकरण 2 के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9। अब भी लोग नवनाथ, देखिए मैंने 2 बार लिख दिया, अब भी लोग नवनाथ और 84 सिद्ध कहते सुने जाते हैं। ये किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, प्रकरण 2 के अंतर्गत। फिर अगला देखते हैं। गोरखनाथ की हठ योग साधना ईश्वरवाद को लेकर चली थी, अतः उसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। ईश्वर से मिलाने वाले योग हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए सामान्य साधना के रूप में आगे रखा जा सकता है। यह बात गोरखनाथ को दिखाई पड़ी थी। उसमें मुसलमानों को अप्रिय मूर्ति पूजा और बहुदेव उपासना की आवश्यकता न थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, प्रकरण 2 के अंतर्गत। आगे देखते हैं। नाथ और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति सिद्ध और हठ योगी दोनों मानते थे। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, प्रकरण 2 के अंतर्गत। आगे देखते हैं। नाथ संप्रदाय भी जब फैला तब उसमें भी जनता के नीची और अशिक्षित श्रेणियों के बहुत से लोग आए जो शास्त्र ज्ञान संपन्न न थे, जिनकी बुद्धि का विकास बहुत सामान्य कोटि का था, पर अपने को रहस्यदर्शी प्रदर्शित करने के लिए शास्त्रज्ञ पंडितों और विद्वानों को फटकारना वे जरूरी समझते थे। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, प्रकरण 2 के अंतर्गत। अगला देख लेते हैं। उनकी रचनाएं किनकी? सिद्धों और योगमार्गी बौद्धों की। तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के ग्रंथ ग्रहण किए जाते हैं। तो ये किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा, और प्रकरण 2 के अंतर्गत ही है। आगे देखते हैं। कबीर आदि संतों को नाथपंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सदुक्कड़ी भाषा भी। रामचंद्र शुक्ल ने, प्रकरण 2। आगे देखते हैं। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि के अंतर्गत नहीं आ सकती। रामचंद्र शुक्ल, प्रकरण 2। आगे देखते हैं। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं, कैसे याद रखेंगे, प्रकरण 1 का है या प्रकरण 2 का है। तो प्रकरण 1 के कुछ ही कथन है, वो आप याद कर लीजिए। प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य था ना, तो जितने भी सिद्धों और नाथों से संबंधित चीज़ें आ रही हैं वो सारी प्रकरण 2 के अंतर्गत ही आएंगी, ये याद रखिएगा और आपका काम बन जाएगा। चलिए, अगला था रासो साहित्य। इसी रक्षित परंपरा की सामग्री हमारे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में मिलती है। इसी से यह काल वीरगाथा काल कहा गया। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, और प्रकरण 3 के अंतर्गत है। आगे, प्रारंभिक काल का जो साहित्य उपलब्ध है उसका आविर्भाव उसी भूभाग में हुआ। कहाँ हुआ? पश्चिमी भाग, देश के पश्चिमी भाग में। ये भी महत्वपूर्ण याद रखिएगा। सारांश यह है कि जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है वह लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था, और सब बातें पीछे पड़ गई थी। रामचंद्र शुक्ल, प्रकरण 3। ये देखिए, अब इनमें समझाने वाली कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है, जो समझाने की चीज़ होगी मैं समझा दूंगा, बाकी ये तो आपको याद ही रखने। इस छोटी सी पुस्तक को बीसलदेव ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रकरण 3। अगला है। यह हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, ये भी महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रकरण 3। आगे देखते हैं। माना कि रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है, पर ग्रंथों में सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन के कोई उलटफेर नहीं किया जाता। जयानक का पृथ्वीराज विजय भी तो काव्य ग्रंथ ही है, फिर उसमें की घटनाएं और नाम ठीक ठीक हैं। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकरण 3 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। आगे देखते हैं। यह ग्रंथ न तो भाषा के इतिहास और न ही साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का है, ये भी याद रखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रकरण 3। चलिए आगे देखते हैं। ये भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं। ये भी रामचंद्र शुक्ल ने कहा, प्रकरण 3 के अंतर्गत। आगे देखते हैं।
अब ये आया, जैसे पुराना चावल ही बड़े व्यक्तियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषाई पुस्तक रचने वालों के व्यवहार के योग्य समझी जाती थी। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। प्रकरण 4। प्रकरण 4 क्या था? फुटकर रचना है, उसके अंतर्गत आता है। अगला, पश्चिम की बोलचाल, गीत, मुख्य प्रचलित पद्य आदि का नमूना जिस प्रकार हम खुसरो के कृत में पाते हैं, उसी प्रकार बहुत पूरब का नमूना विद्यापति की पदावली। मतलब दोनों ने अपनी अपनी जो भाषा उस समय विद्यमान थी उसका प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में, और उनका प्रभाव दिखता है। यही बात कहना चाहते हैं लेखक यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। इसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। जिस ढंग के दोहे, तुकबंदियाँ और पहेलियाँ आदि साधारण जनता की बोलचाल में इन्हें प्रचलित मिली, उसी ढंग के पद्य, पहेलियाँ आदि कहने की उत्कंठा इन्हें भी हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रकरण 4 में। एक बात याद रखिएगा, ये ज्यों के त्यों नहीं आएंगे आपके पेपर में। अगर पेपर मतलब ठीक तरह का आया तो ये ज्यों के त्यों तो आपको नहीं मिलेंगे। ये स्टेटमेंट्स में पूछे जा सकते हैं। 2-3 स्टेटमेंट्स दे देंगे, कह देंगे कौन सा सत्य है, कौन सा खुसरो के बारे में सत्य है, कौन सा रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, कौन सा नहीं कहा, उस तरह से। तो आपको सारगर्भित तरीके से पढ़ना है सारा कुछ, एक पक्ष को लेकर नहीं चलना है, सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए इसको पढ़ना है। आगे, इनमें उक्त वैचित्र की प्रधानता थी किसमें? अमीर खुसरो में। रामचंद्र शुक्ल ने कहा प्रकरण 4 के अंतर्गत। उक्त वैचित्र क्या है बता चुके हैं आपको। अगले देखते हैं। प्रश्न यह उठता है कि क्या उस समय तक भाषा घिसकर इतनी चिकनी हो गई थी जितनी पहली में मिलती है? ये खुसरो के बारे में कह रहे हैं रामचंद्र शुक्ल, और रामचंद्र शुक्ल ने कहा प्रकरण 4 के अंतर्गत। आगे देखते हैं। खुसरो के समय बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गए थे जिस रूप में खुसरो में मिलती है। पहले प्रश्न पूछते हैं, बाद में जवाब भी खुद ही दे देते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रकरण 4। आगे देखते हैं। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। बहुत बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रकरण 4। उसके आगे देखते हैं। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्म उपदेशक थे, अतः उनकी बानी पोथियों का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक ही लिए हुई है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा प्रकरण 4 के अंतर्गत। ये भी 2-3 बार आया है और इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये कभी नहीं आया लेकिन फिर भी याद रखिएगा आप। खड़ी बोली, बांगरू, ब्रज, राजस्थानी, कन्नौजी, बैसवारी, अवधी इत्यादि में रूपों और प्रत्ययों का इतना भेद होते हुए भी सब हिंदी के अंतर्गत मानी जाती हैं। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। प्रकरण 4। भाषा में भी गौर कीजिएगा। रामचंद्र शुक्ल किस प्रकार की भाषा लिखते हैं तो आपको इंट्यूशन फॉर्म होने में मदद होगा, और जो भी आपको कथन नहीं समझ में आएंगे, जो नहीं याद रहेंगे, वहाँ पे तुक्का लगाने में आपको काम आएंगे। आगे देखते हैं। बनारस, गाजीपुर, गोरखपुर, बलिया आदि जिलों में आयल, आइल, गयल, गईल, हमरा, तोहरा आदि बोले जाने पर भी वहाँ की भाषा हिंदी के सिवा दूसरी नहीं कही जाती। कारण है शब्दावली की एकता। रामचंद्र शुक्ल। प्रकरण 4। आगे देखिए। अतः जिस प्रकार हिंदी साहित्य विशलदेव रासों पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी। ये महत्वपूर्ण है सर, इसको याद रखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रकरण 4। अब विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं ना समझना चाहिए। जेएनयू के पेपर में आया था 2021 में, याद रखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रकरण 4। फिर आगे, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों का आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ये आया था 2020 में शायद जेएनयू के पेपर में, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप की जो काव्य सरिता वेग से प्रवाहित होगा यहाँ पे, प्रवाहित हुई, वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में उसे कभी सूखा हुआ नहीं पाते। रामचंद्र शुक्ल। प्रकरण 4। याद रखिएगा। और आगे देखते हैं। चलिए, रामचंद्र शुक्ल का काम यहाँ से समाप्त। आगे आते हैं आचार्य प्रसाद द्विवेदी, हमारे आपके सबके प्यारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। काव्य की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से ही होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य यदि इतिहास में एकदम नहीं है, तो ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। आगे देखिए। इसकी रचना सुखी संवाद में हुई थी। किसकी रचना? पृथ्वीराज रासो की। 3 सर्गों में यह शैली नहीं मिलती, उन्हें प्रक्षिप्त मानना चाहिए। इससे वही अंश प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं जिनमें इतिहास विरुद्ध तथ्य हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब मैंने कहा था ना, स्टेटमेंट्स पे पूछा जा सकता है। पिछली बार जेएनयू के 2021 में आया था ये, किस रासों की रचना सुखी संवाद के रूप में हुई है, तो आपको सारा कुछ याद रखना है हर तरीके से। अगला, यह एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। किसने कहा? बच्चन सिंह ने। याद रखिएगा। आगे, पृथ्वीराज रासो हिंदी की अपनी महाकाव्य परंपरा की बड़ी उपयुक्त प्रस्तावना है। हिंदी का चरित्र पहले ही बार में बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना
के दोनों स्तरों पर इसमें निखर कर आया। किसने कहा? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को ही कहा जा सकता है। ये किसने कहा? ये कहा मिश्र बंधुओं ने। आगे देखते हैं, एक सेकेंड रुकिए जरा। अगला, शंकराचार्य के बाद इतना, एक बार ये पहले भी पढ़ चुके, फिर से पढ़ लीजिए। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान में भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी, याद रखिएगा। इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। याद रखिएगा, यह भी महत्वपूर्ण है। आगे कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो आगे कथन है रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी में, बस भाषा अलग अलग है। दोहा या दुहा अपभ्रंश का अपना छंद है। उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, भाषा की दृष्टि से हिंदी की वास्तविक शुरुआत जितनी स्पष्ट रूप से रासों में दिखाई देती है, उतनी ही अपभ्रंश आधारित पानियों में नहीं। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कौन सी पुस्तक है? हिंदी भाषा और संवेदना का विकास। आगे देख लेते हैं, हिंदी क्षेत्र की व्यापकता का वास्तविक प्रमाण या तो आदिकाल में मिलता है या फिर आधुनिक काल में। भक्ति काल और रीतिकाल का क्षेत्र अपेक्षाकृत सिमट गया। रामस्वरूप चतुर्वेदी, महत्वपूर्ण कथन, याद रखिएगा। आगे, नाथ परंपरा राजाओं को योगी बनाती चलती है। ये वैसे कथन के रूप में नहीं पूछेगी, लेकिन पूछ लेंगे कौन सी परंपरा राजाओं को योगी बनाती है। ये बनाती थी, तो आपको बता देना है कौन सी, नाथ परंपरा। आगे देखते हैं, रासो काव्य जिसे रामचंद्र शुक्ल आदिकाल के केंद्र में रखते हैं, अधिकतर पश्चिम में रचा गया, ये आपको पता ही है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है, उनकी पुस्तक हिंदी भाषा और संवेदना के विकास में। आगे देखते हैं, प्रसर्गों की दृष्टि से रासो अपभ्रंश तथा वट दोनों की अपेक्षा समृद्ध है। रामस्वरूप चतुर्वेदी। आगे देखते हैं, रासो या रासव काव्य मूलतः रस कथाएं हैं, वीर या किसी अन्य रस से अनिवार्यता संबद्ध नहीं। रामस्वरूप चतुर्वेदी, याद रखिए। जहाँ रासव लिख के आ जाए ना, जहाँ रासव आ जाए, चंद बिरदिया आ जाए, ये सब समझ लीजिएगा कि रामस्वरूप चतुर्वेदी ही इस प्रकार लिखते हैं, बाकी सब लोग रासव लिखते हैं। इस तरह आप याद रख सकते हैं। चलिए, पृथ्वीराज रासव का विधान ऐसा है कि ठीक व्यास और वाल्मीकि की तरह आ गया। चंद बिरदिया अपने प्रबंध का रचयिता भी है और उसका एक चरित्र भी। रामस्वरूप चतुर्वेदी। रासो या रासव नाम से प्रचलित रचनाओं के बारे में एक भ्रम ये रहा है कि वे प्रधानता वीर रस के काव्य हैं। अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी है कि रासो या रासव नाम से प्रचलित रचनाओं के बारे में एक भ्रम यह रहा है कि वे प्रधानता वीर रस के काव्य हैं, और रामचंद्र शुक्ल तो मानते ही हैं कि प्रधानता वीर रस के काव्य हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं ये भ्रम है। कौन कह रहे हैं? रामस्वरूप चतुर्वेदी। अभी याद रखिएगा, आगे देखते हैं। पृथ्वीराज की वीरता चमत्कृत करती है तो विरासिता उतनी ही संकुचित करती है। ये स्टेटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। आगे देखते हैं, ऐसा लगता है कि रासोकार ने पृथ्वीराज को भगवत स्वरूप बताकर कहानी में थोड़ा धार्मिकता का रंग देना चाहा था। कीर्तिलता के कवि ने भी पाठकों को कुछ पुण्य लाभ का प्रलोभन दिया था। रामस्वरूप चतुर्वेदी। आगे देखिए, श्रृंगार के साथ वीर का मिश्रण ये पश्चिम के कथा काव्य में है। श्रृंगार के साथ वीर का मिश्रण, पश्चिम का कथा काव्य कौन सा? यही जितने रासो काव्य ये सब। तो श्रृंगार के साथ भक्ति का मिश्रण है पूर्व के विद्यापति के पदों में। ठीक, जिस समय रासो काव्य लिखा जा रहा था, उससे थोड़े समय बाद ही विद्यापति ने अपनी पदावली कीर्तिलता कीर्तिवता का सब लिखी। आगे देखते हैं, समग्र भारतीय साहित्य में हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें पश्चिमी आर्यों की रूढ़िप्रियता कर्मनिष्ठा के साथ ही साथ पूर्वी आर्यों की भाव प्रवणता, विद्रोही वृत्ति और प्रेम निष्ठा का मणिकांचन योग हुआ है। महावीर प्रसाद द्विवेदी। एक बात यह है कि अगर आपको स्टेटमेंट पहचानी हो कि किसकी है, तो अगर मणिकांचन शब्द का प्रयोग हुआ है तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही होगी, अधिकतर। 100% नहीं, लेकिन अधिकतर। तो जब कुछ न समझ में आए और मणिकांचन है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे, विद्यापति में वैष्णव की मर्यादा और शैव का तादाद में दोनों एक साथ मिलते हैं। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में। रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी भाषा और संवेदना का विकास। पृष्ठ संख्या तो नहीं बता सकते। चलिए, ये हो गया महत्वपूर्ण कथन। आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों के बारे में। देवसेन की ये है एक महत्वपूर्ण, जो जिण साषण भाषयु सो भई कई हड सारू। देवसेन ने कही है, 2-3 बार आप पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगी। सरहापा की बस आप यही याद रखिए। पंडिय सल सत्य बखानई देहई बुद्ध बसंत न जानई अमना गमन तेन विखंडई तो निलज्जऊ भयऊ है पंडित। पंडितों के ऊपर व्यंग कर रहे हैं वो। आगे देखते हैं,
जहि मन पवन न संचरई, रवि शशि नाहि पवेश, तहि वत चित्र विमास कर, सरहे कहीं ओवेश। मैं इनको कुछ अलग नहीं बता सकता आपको कि कुछ ऐसे बता दो कि वो दिमाग से कभी जाए ना, आपको 2-3 बार पढ़नी होगी, याद करनी होगी, तभी आपको याद होंगी। और वैसे भी आदिकाल कितने नंबर का आता है, बहुत से बहुत उसके 4 या 5, बहुत से बहुत 7 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आपको उन 7 नंबरों 7 क्वेश्चन के लिए भी इतना सब पढ़ना पड़ेगा। तो सोचिए जब 60-70 क्वेश्चन जब उससे आते हैं तो निकाल से कितना पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मेहनत से मत घबराइए और मेहनत करिए नहीं, एक बार मौका गया तो फिर बाद में पछतावा ही रहेगा। आगे देखते हैं, आगे है सरापा का ही है ये। घोर अंधारे चंदमणि जिम उद्योग करेऊ, परम महासुग पशु कने दुरी अशेष हरेऊ। ठीक है, याद रखिएगा। ये पहली लाइन ना अधिकतर पूछ लेते, घोर अंधारे चंदमणि जिम उद्योग करेऊ। लुईपा का तरुवर पंच बुडाल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसने कहा भाव न हो ये भाव न जाए। लुईपा, लुईपा कौन थे? लुईपा सबसे महान सिद्ध माने जाते हैं। फिर कन्हपा, ये क्या लिखा है, हाँ ये छोड़ दीजिए, पहला दूसरा। नगर बाहिरे डोंबी तोहर कुड़िया छई, छोई साई सा, क्या लिखा है, साह नाडिया। एक बात कन्हपा की ये देख लीजिए, जहाँ पे डोंबी आ गया वहाँ पे कन्हपा आ गए। तो जितने डोंबी गीत का कन्हपा ने लिखी है ना, किसी और ने लिखी है। चलिए तो फिर, लेकिन जहाँ भी आपके पास डोंबी शब्द आ गया तो समझ लीजिए वो कन्हपा ही ने कहा, ऐसे याद रखिएगा। हालो डोंबी तो पूछम सद्भावे, और अगला ये सदगुरु पावे जाइन पुन जीवरा। ये 2 इम्पॉर्टेंट हैं, जहाँ जहाँ डोंबी है कन्हपा तो बस वही याद रखिएगा। आगे स्वयंभू, राम कहा सोरी एई सोहंती, ये ऐसे याद रखिएगा कि स्वयंभू ने पवनचर्या लिखी है, उसमें राम का वर्णन ऐसे याद हो जाएगी। आगे देखते हैं, हेमचंद्र, हेमचंद्र का है पिय संगम को निदड़ी, ये हेमचंद्र का है। फिर दूसरा है भला हुआ जो मारिया बहिणी महारा कंतु, ये याद रखिएगा। अब्दुल रहमान को ऐसा पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अगर मतलब प्राकृताभाष हिंदी के पद्यों में कहीं संदेश लिखा आ जाए तो समझ लीजिए कि एक्सक्यूज मी, अब्दुल रहमान का है। आगे क्या है, ये गोरखनाथ, गोरखनाथ के सारे इंपॉर्टेंट हैं। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा, दुबद एक्सक्यूज मी, दुबध्या मेट सहज में रहे। आगे है अवि अंतर की त्यागे माया, ये पूछ लेंगे, ये 2 इम्पोर्टेंट है। फिर आगे नाथ बोले अमृतवाणी, बड़ी सैगे कवली भींजे नाड़ी। आगे सोवता अवधु जीवता मुआ, बोलता अवधु पंजरे सुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट। 9 लख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, तो ये आपको याद रखना है। ऐसे मन लो जोगी खेले तब अंतरी बसे भंडारा। फिर अवधू रहिया हाटे बाटे, रूप बिरस की छाया, तजिबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया, ये भी याद रख लीजिए अगर आपका मन हो तो। चंद्रबरदाई की ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, पुस्तक जल्लण हाथ दे। जल्लण कौन है? जल्लण चंद्रबरदाई के पुत्र हैं, तो किताब दे रहे हैं हाथ में कि भैया हम जा रहे हैं, आप इसको पूरी कर लेना आप। तो पुस्तक जल्लण हाथ दे, चली गए जनन उपकाज, चले गए राजा के काम के लिए। फिर आगे है राजनीति पाइये ज्ञान पाइये सुजानी, उकति जुगति पाइये अर्थ घटी बड़े उन्मानी। चलिए आगे देखते हैं, मनहु कला शशि भान कला 1600 बन्नीय, बाल बैस शशिसा समीप अमृत रस पिन्नीय। एक काम करिए, एक पुस्तक, एक कॉपी, रजिस्टर ले लीजिए, वहाँ ये लिख लीजिए, फिर 2-3 बार याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए और आपको याद रहेगा। इसे एक बार सुन के कैसे याद रहेगा, भूल जाएंगे थोड़ी देर बाद, या फिर गड्ढमड्ढ हो जाएगा, इसका उसका, इसका इसमें उसका उसमें। ऐसे जगनिक ने क्या कहा है, 12 बरिस लकुकुर जीवे और 13 ले जिए सियार, और बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। जगनिक की एक ही इम्पोर्टेंट पंक्ति है, याद रखिएगा। कुवलय माला कहा, तुम्हें न यहाँ यो राजकुले वृत्तांत, आएगा नहीं लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लीजिएगा। ढोला मारूरा पढ़ा दिया है, फिर भी एक बार फिर सुन लीजिए। सोरठियो दूहा भलो भली मरवण री बात, जो बन छाई धन भली तारा छाई रात। और बसंत विलास ये भी पढ़ चुके हैं आप। इणी पर कोयल कूजई पूजई, युवती मनोर विधुर वियोगिनी धूजई, कूजई मयण किशोर।
अब अमीर खुसरो क्या है, ये जितना भी आपका पहली आ जाए तो समझ लीजिए अमीर खुसरो की है। अब जो ये तो आप समझ में आ ही जाएगा, अब जो आपको नहीं समझ में आएगा वो बताते हैं कि क्या आपको अमीर खुसरो में याद रखना है। पहले समझ जाएंगे ना। चलिए आगे देखते हैं कि अब पहलियों के अलावा ये उज्ज्वल बरन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, देखन में तो साधु हैं निपट पाप की खान। खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो मन पियो को दो भय एक रंग। तो याद रखिएगा आदिकाल के अंतर्गत ऐसी चीज़ें, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है अमीर खुसरो ने। मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे कर दीनी कस मोरी माल, ये भी याद रखिएगा। आगे कुछ नहीं है। ये जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराए नैना, बनाए पतियाँ किताब हिजरा नदार में जान, ना ले हुका है लगाए छतियाँ। बस ये आगे की 2 लाइनें पूछेगा कि ये तो आगे भी पढ़ देता हूँ। सबान हिजरा दराज जुल्फ व रोज़े वसलत चु उम्र को तह, सखी पिया को जुम न देखूँ तो कैसे काटूँ अंधेरी रतियाँ। वाह वाह मत करिएगा, कर दीजिए आपका मन हो तो। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। ये भी आप कल पढ़ चुके थे अमीर खुसरो का ये कथन, जमन तूतीय हिंदुम राष्ट्रपुरुषी जमन हिंदुई पुरख तनाज गोयम। क्या मतलब है, मैं हिंदुस्तान के तूती हूँ, वास्तव में कुछ मुझसे पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो, जिससे मैं कुछ तुझे बिल्कुल कमाल की बातें बता सकूँ। एक प्रश्न मुझे लगता है NTA नेट के 2020 के पेपर में और आया था, उसमें पूछा गया था कि एक कोट दिया था या उनकी एक पंक्ति दी थी कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुँ देश। तो इसमें पूछा था कि किसके बारे में क्यों कहा अमीर खुसरो ने। उसका सही आंसर ये है कि जब निज़ामुद्दीन औलिया जो कि खुसरो के गुरु थे, उनकी जब मृत्यु हुई तब वो श्रद्धांजलि देने के लिए उन्होंने ये पंक्तियाँ कही थी, याद रखिएगा ये भी। अब बस बचे मैथिल कोकिल विद्यापति, तो इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण है ये पंक्ति, देसिल बना सब जन मिठा, ते तय सन जपो अवहट्ठा, ठीक है ये। और फिर ये भी इम्पोर्टेंट है, पुरुष कहानी हो कहो जसु पंथावे पुन। वो मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले कि भगवत स्वरूप है ना स्वीकार किया है और पुण्य का प्रलोभन दिया है, तो इसी में यही कहना है कि पुरुष कहानी हो कहो जसु पंथावे पुण्य, की पुण्य मिलेगा अगर ये पढ़ोगे तो। आगे देखते हैं। बाल चंद बिजावहु भाषा, दुह नहीं लग गई दुज्जन हासा, 2015 में आया था, इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा। फिर जाति अजाति विवाह अदम उत्तम का पारक, ये भी याद रखिएगा। अब मैं क्या कहूँ कि ना याद रखिएगा, जरूरी है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, क्या करें ज़्यादा है तो। आगे देखिए, हिंदू बोले दुरही निकार छुटुआ, छोटो तुर्का भव की मार, ये भी इम्पोर्टेंट है याद रखिए। ये कहाँ से है, ये है सारा कीर्तिलता से। अब ये विद्यापति की पदावली से देख लीजिए, खने खने नयन कोन अनुसरई, खने खने बसन धूल तनु भरई, ये भी याद रखिएगा। अगला देखते हैं, सुधा मुख के विह निर्मल बाला, अपरूप अपरूप रूप मनोभव मंगल, त्रिभुवन विजयी माला। अपरूप का अर्थ क्या होता है, अपरूप का अर्थ होता है अतीव सुंदर, ठीक है ना। आगे देखते हैं, सरस बसंत समय भल, पावल दक्षिण पवन वह धीरे, सपनो रूप वचन एक भाष्य मुख से दूरी करो चीरे। ये हो गया आपका पूरा, मतलब आदिकाल यहाँ से पूरा खत्म। अब जो भी प्रश्न अभी इसके अलावा भी बच गए हैं वो सब क्या आगे जब टेस्ट सीरीज़ बनाई जाएगी तो उसमें डाल दिया जाएगा और आप प्रैक्टिस कर लीजिए आराम से। बाकी इतने से आपका कवर हो जाना चाहिए पूरा, वो पहला दूसरा और तीसरा ये तीनों देख लीजिएगा, मतलब अच्छे से आपको देखना भी और रिवाइज भी खूब करना है, तभी आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सूचना ये, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो वीडियो अपलोड किए जाते हैं कोई रिटेंशन टाइम तो है ही नहीं, कोई उसमें एवरेज टाइम 2.5 मिनट 3 मिनट का दिखाया जा रहा है। तो मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ, क्या मैं ये वीडियोस बनाना बंद कर दूँ? आपको अगर इनकी आवश्यकता ना समझ में आ रही हो तो क्या फ़ायदा है फिर, है ना, मेरा भी टाइम जाता है, आपका भी टाइम जाता है। तो यही है कि अगर आपको लगता है कि नहीं बनाना चाहिए तो आप बस ग्रुप में मैसेज करिए, हम बंद कर रहे हैं फिर उसके बाद, है ना। तो ये वीडियो जैसे ही आपको मिले आप लोग पहले क्या करेंगे, ये देखने के बाद मुझे मैसेज करके बताएंगे कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपके काम का है या नहीं है। अगर आपका काम का नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मुझे मैसेज करिए, फिर हम बंद कर देते हैं, आपका भी टाइम बचेगा हमारा भी टाइम बचेगा, ठीक है। चलिए, वैसे मैं आज
बताने वाला था कि सब्सक्रिप्शन कितने का होगा, कोर्स वोर्स, लेकिन जब आप लोग वीडियो ही नहीं देख रहे हैं तो फिर कोर्स की बात कहाँ से रही, सब्सक्रिप्शन की बात कहाँ रही। ठीक है ना। तो जैसे ही वीडियो आपके पास आए आप देखें, लास्ट में ये मेरी बात सुने, उसके तुरंत बाद आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जाइए, बताइए आपको इसकी ज़रूरत है या नहीं है। अगर आपकी ज़रूरत नहीं है, आई विल डिस्कार्ड दिस। ओके, तो बस खुश रहिए, मस्त रहिए, कहीं से भी पढ़िए लेकिन पढ़िए, आपको पहुंचना है उस यूनिवर्सिटी तक। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और ये जो मैंने कहा है ये ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए नमस्कार।